हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल एसआई लर्निंग पे बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको हर एक वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग शुरू करेंगे। हमारा भारत का संविधान क्लास 8 में सिविक्स यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर है ये, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल थ्रू व्हिच ए कंट्री रन। संविधान मतलब नियमों का एक पुलिंदा है, किताब है, जिसके थ्रू किसी भी देश की सरकार या देश चलता है। तो उसमें क्या है कि हम लोग वन बाय वन इसको पॉइंट को देखेंगे एंड मैं श्योर हूं कि इसमें से बहुत सारे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से कॉपी कलम अपने पास रखें और कोशिश करें कि वहां से हम उस ऑब्जेक्टिव को बाहर निकालें। तो क्या है कि द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इज टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून का ऐसा एक सेट, पुलिंदा मतलब बंडल, किताब, which helps in a smooth functioning of the state, जो मदद करता है किसी भी राज्य को आराम से शासन चलाने में, सरकार चलाने में, इस टर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? वही कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान एक एक्चुअली किताब है जिसमें नियम कानून लिखा हुआ है, उसको हम लोग मानते हैं और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं और चलते हैं। ये किताब है। ये फंडामेंटल स्मूथ लिविंग डॉक्यूमेंट्स, देखिए यहां भी बन रहा है आपका क्वेश्चन। फंडामेंटल स्मूथ लिविंग डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसी भी देश का, जरूरत नहीं है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश में है वो फंडामेंटल स्मूथ लिविंग डॉक्यूमेंट्स होता है। इसको याद रखिएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू विच स्टेट गवर्न, जिसके अनुसार एक देश स्टेट है वो शासित होता है, वहां पर शासन चलते हैं, प्रशासन चलते हैं। सो उस आगे वाला भाग में आते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड, देखिए ऑन 9 दिसंबर 1946। ये भी है कि संविधान सभा आपको बनेगा। इससे पहले आप जान लीजिएगा कि संविधान जो बना है उस संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है उसका काफी असर है इस पर। तो इसका जो सबसे पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इन विच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए एकदम एक से एक क्वेश्चन बनता जा रहा है बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संवैधानिक सभा के राष्ट्रपति किस आदमी को चुना गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अब देखिए, ए कमिटी ऑफ 8 मेंबर्स वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। निश्चित रूप से ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर थे? 8। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि देयर आर डैश मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमिटी, आपका आंसर 8 होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। यहां भी क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाय फरवरी 1948, फरवरी 1948 तक द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी। जो ड्राफ्टिंग कमिटी के जो मेंबर थे उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटली रेडी। लेकिन नवंबर 4 1948 को द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड टू दी असेंबली। सभा के बीच में उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था दिखाने के लिए, उसका ट्रेलर होने के लिए। वेयर, जहां इट वाज डिस्कस्ड फॉर अबाउट 1 ईयर, लगभग 1 साल तक यहां पर बात हुई। एंड देन, और तब फाइनली साइंड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। और लास्ट में आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन, आपको मैं बता दूं कि संविधान बनने में अप्रोक्सीमेटली 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और उस समय के अनुसार लगभग 63 लाख रुपया, 63 लाख रुपीस खत्म हुए थे। ठीक, तो लास्ट में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बिल्कुल तैयार हो गया था, लागू हुआ नहीं था। लागू बच्चों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, और जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से हम लोग रिपब्लिक हो गए और हमारा देश रिपब्लिक हो गया। और उसी दिन के सम्मान में हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस काफी धूमधाम से मनाते हैं।
It was decided to enforce the Constitution on 26 जनवरी 1950 और यह तय किया गया कि संविधान को लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। एक दूसरा टर्म देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके दो भाग होते हैं, पहला रिटेन और दूसरा अनरिटेन। रिटेन वो होता है जो बैठ के लोग लिखते हैं, जैसे हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों के संविधान को स्टडी किया गया, रीड किया गया, फिर वहां से जो भी बातें थी जो हमारे लिए सही थी, अनुकूल थी, उनको हमारे संविधान में डाला गया है। और संविधान वाली बात जहां आए तो सबसे पहले अमेरिका है, इसलिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड यूएसए। अनरिटेन वो होता है कि जहां पर विच इज गवर्न्ड बाय द ट्रेडिशंस, जो नियम कानून से चलते हैं, रीति रिवाज पर चलते हैं। नियम कानून से तो हालांकि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, जो रीति रिवाज पे चलता है वो आपको अनरिटेन होता है। जैसे कि लंदन में है, लंदन में मोनार्की भी है, लेकिन वहां पर गवर्नमेंटियल मोनार्की है, दैट्स व्हाई मोनार्की सिस्टम जो है वहां पर नॉमिनल हेड होता है, सारा काम जो है डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही होता है, तो वहां मान सकते हो कि आप ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आइए थोड़ा सा डीप हम इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लगा था, मतलब 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि 448 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। ओके, अमेंडमेंट, जब आप किसी आर्टिकल्स को देखते हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है 70A, नहीं 15 का ए, 19 का ए, ऐसे ये ए वाला जो शब्द है बच्चों, इसका मतलब होता है अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। इसका मतलब है कि उस नियम कानून को जो पुराना था उसको फिर नए सिरे से बनाया गया है, और जिसको फिर पुराना को नए सिरे से बनाया जाएगा उसमें ए लिखा हुआ रहता है। तो अमेंडमेंट है 104 मींस 104 अकॉर्डिंग टू द न्यू एज जनवरी 2020, जनवरी 2020 के अनुसार 104 अमेंडमेंट, मतलब संविधान में अभी तक 104 संशोधन हो चुके हैं। शेड्यूल्स की बात करेंगे तो 12 शेड्यूल्स हैं। अगर हम इंग्लिश वर्ड्स की बात करेंगे कि संविधान में कितने वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो वो 1,17,369 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है संविधान को लिखने में। ओके, सो स्टूडेंट्स अगेन, सो ए प्रियम्बल जो होता है एक्चुअली प्रस्तावना, संविधान का कुंजी है ये। ओके, मतलब ये प्रियम्बल जो है इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग नहीं है, बट इट इज द फाउंडेशन ऑन विच ए कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स। मतलब आधार आप कह लो कि पूरा संविधान जिस पे खड़ा है वो आपका प्रियम्बल है। ओके, सो इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवेरिन सोशलिस्ट। ये सब जो वर्ड्स आपको आ रहे हैं एक्चुअली यही संविधान की विशेषता को बतलाता है, और डाइवर्सिटी इन इक्वलिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ये बताता है। मतलब विविधता में एकता वाला देश कौन सा देश? हमारा भारत देश। तो आइए इन सभी चीज को वन बाय वन हम लोग फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं वो कहना क्या चाहता है। सबसे पहला है आपका फीचर्स की बात करेंगे तो सोवेरिन, इट्स मीन ए नेशन इज सोवेरिन व्हेन इट इज फ्री इन इट्स इंटरनल मैटर एंड देयर इज नो फॉरेन इंटरफेयर्स, कि कोई भी देश अपने आंतरिक मामले में जो कानून बनाएगा, जो विचार रखेगा, जो काम करेगा, उस पर कोई दूसरा देश कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। जिस नेशन को ये पावर मिल गया वो नेशन सोवेरिन नेशन हो गया, और ये वर्ड हमारे संविधान के प्रीएम्बल में है। इसका मतलब हुआ कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट टर्म है हमारा सोशलिस्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्र का जो इनकम है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समान समान बंटना चाहिए, इक्वल, सब में इक्वल बंटना चाहिए। ओके, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मेजर्स थ्रू व्हिच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बी रिड्यूस्ड। समाज में एक ऐसे बैलेंस बनाना है कि अमीर गरीब का जो है रेशियो जो है वह बिल्कुल समाप्त हो जाए। इसका यह है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बी रिड्यूस्ड, मतलब आर्थिक जो अंतर है उसको समाप्त करना है। सेकुलर, the word secular put in the preamble to the constitution through the 42 amendment। 42वां संशोधन में इस वर्ड को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इन इंडिया नो डिस्क्रिमिनेशन, भारत में कोई भी भेदभाव नहीं है
इवर मेड या कभी बनाने की कोशिश की गई है अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, किसी भी धर्म को लेकर के विवाद खड़ा करना या ऐसा कुछ भी भारत में कभी नहीं किया गया है, या किसी खास धर्म का प्रचार नहीं करता है। कौन? हमारा संविधान। डेमोक्रेटिक, द वर्ड डेमोक्रेटिक डिनोट्स, डेमोक्रेटिक ये बताता है दैट वी विल गवर्न आवरसेल्व्स थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। बच्चों डेमोक्रेटिक जो है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल होता है। इसमें हम अपने ऊपर शासन करते हैं थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हम जो एमपी एमएलए को जो चुनते हैं वो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो डेमोक्रेटिक में होता है, और एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम उसको चुनते हैं, वो इलेक्शन है और ये है। सो थ्रू द वर्ड डेमोक्रेटिक डिनोट्स दैट वी विल गवर्न आवरसेल्व्स, हम अपने ऊपर स्वयं शासन करते हैं। भाई खुद राष्ट्रपति बन जाओ, भारत देश का हर एक आदमी राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो मुश्किल है। इसलिए काम को स्मूथली रन करने के लिए हम जो है हम अपने लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो हमारा जो है प्रतिनिधित्व करता है कंट्री लेवल पर, स्टेट लेवल पर। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स a republic is a nation which has an elected person as the head of the state। हमारा देश भारत, जिसमें हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको हम लोग चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनको हम लोग चुनते हैं विथ नो हेरिडिटरी राइट्स। हेरिडिटरी राइट्स का मतलब होता है वंशागत। जैसे आप इंग्लैंड में जाओगे तो वह देखोगे कि जो मोनार्की सिस्टम है, वंशागत मतलब जिसका बाप है उसका बेटा बनेगा, उसी का बेटा बनेगा, उसी का बेटा बनेगा। तो रिपब्लिक में ऐसी बात नहीं होती है, हम लोग उसको चुनते हैं। नेक्स्ट, जस्टिस। जस्टिस इज द क्वालिटी ऑफ ट्रीटिंग एवरीबॉडी एट पार विदाउट एनी प्रिविलेज। बिना किसी चीज का महत्व दिए हुए आपको न्याय मिलता है, ये हमारा संविधान कहता है। इसके लिए हमारे पास कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये हमको न्याय देता है। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो भाई किस चीज का फ्रीडम? आप स्पीच दे सकते हैं, आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं, आपका थॉट्स, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ आप पूजा जो करते हैं पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने देश में कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। दिस इज लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, आपको बिल्कुल फ्रीडम है, लेकिन ये भी लिमिट में होना चाहिए, दायरे में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा शब्द का इस्तेमाल करें जिससे देश का हानि हो, समाज का हानि हो, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। तो दायरे में रह करके हमको एक काम करना है। इक्वलिटी मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डन अवे विद ऑल इनइक्वलिटीज। हमारा जो संविधान है वो सभी भेदभाव को समाप्त कर दिया है, जो कि बेस था किस पर, जो आधारित था किस पर, सेक्स, लड़का है या लड़की है, रेस, किस धर्म से है, किस रिलीजन से है, किस जात का है, गोरा है कि काला है, ये सब जो चीज है इसको इक्वलिटी, जो इनइक्वलिटीज वाली बातें जो आ रही थी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको समाप्त कर दिया गया। अब सब बराबर है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। कानून के आगे, संविधान के आगे सभी लोग बराबर हैं। फेडरेशन की बात करेंगे, दिस मीन्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग आवर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स। हमारे देश में शासन करने का जो तरीका है वो दो स्तर का है, एक सेंट्रल स्तर का और दूसरा स्टेट स्तर का, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वेयर द गवर्निंग बॉडीज, जब जो शासन करने वाला बॉडी होता है वो अगर वो दो भाग में से अलग अलग है, जैसे कि द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल, तो वो आपको फेडरेशन में आता है। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, वन में बिलोंग टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। एक बंदा देश के किसी भी भाग का हो सकता है, वो कोलकाता का हो सकता है, केरला का हो सकता है, पंजाब का, हरियाणा का, कहीं का भी हो सकता है, बट लेकिन ही इज एन इंडियन फर्स्ट। सबसे पहले वो क्या है? वो इंडियन है, भारतीय है। सो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी, समानता, एंड फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से संबंध रखता है। आपके पास लिबर्टी है, इक्वलिटी नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी नहीं है तो फिर आपको मजा नहीं आ रहा है।
That's why fraternity, equality and liberty are interrelated. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह क्लास कैसा लगा? निश्चित रूप से आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इफ यू आर हैप्पी विथ मी, अगर हमसे खुश हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।